हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जहां भी रिलेटेड पॉइंट, जहां भी रिवीजन पॉइंट्स हैं, उनको आपको बताया गया है, जिससे आप पिछले दिनों के भी करंट अफेयर को पढ़ते चलो साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने रिवीजन सेक्शन से। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अबू धाबी यूएई की जो कि राजधानी है, वहां पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स इसका कांग्रेस का उद्घाटन किया गया या आयोजन किया गया। उत्तराखंड में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंट कलर से भी सम्मानित किया है हमारे सेना प्रमुख ने। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन इन देशों ने 2050 तक नेट शून्य होने का, यानी कि कार्बन नेट उत्सर्जन उसका शून्य होने का लक्ष्य रखा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर के 37% हो गई है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि पंकज बोहरा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। और वहीं एक न्यूज आई थी निकल करके कि भारतीय फाइटर जेट्स में लगे जो विदेशी सिस्टम्स हैं, उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक रडार सिस्टम और एक और सिस्टम उत्तम और अंगद के नाम से इनको लगाया गया है। ये पूरी तरीके से भारतीय सिस्टम है जो वहां पर लगेंगे। किस में लगेंगे? तेजस फाइटर जेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। और ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है यस बैंक ने। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिनको आपने पढ़ा था कल की वीडियो में। क्विकली रिवीजन उनका आपने कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसकी पीडीएफ वगैरह आप लोग डाउनलोड कर लिया करो। एमजेटी ऐप पर पीडीएफ मिलती है और वहीं पर इसकी क्विज भी मिलती है, तो क्विज भी डेली लगा लिया करो। आगे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस। तो दोस्तों विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसको मैंने कई बार अपने सेशन से बताया हुआ है कि 1945 को 16 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी स्थापना हुई थी। तो उसी के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन है। तो उसी की स्थापना दिवस पर ये मनाया जाता है। दुनिया भर में फूड की जो महत्वता है उसको बताने की जरूरत तो है नहीं, फूड का महत्व कितना है, खाना खाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोषण युक्त खाना खाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं जो गरीब देश हैं, वहां पर पोषण युक्त खाना नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना, साथ ही साथ न्यूट्रिशन वाले जो फूड हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान करना ही इस दिवस का महत्व है। थीम है इस बार की वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे ना छोड़ो। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका रोम में है। हेडक्वार्टर बड़ा पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, मैं हेडक्वार्टर्स पर आपको एक वीडियो दे दूंगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, या फिर इसी डेली करंट अफेयर सीरीज में किसी दिन रिवीजन वाला पेज में मैं आपको बहुत सारे जो प्रमुख संगठन है उनके हेडक्वार्टर्स याद करवा दूंगा। इसके अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू बहुत ही पुराने अध्यक्ष है, इनका नाम याद रखना, ठीक है। आगे, ये प्रमुख दिवस हैं, कई दिन हो गया है रिवीजन किए, तो आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही विश्व आवास दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। इसके अलावा 14 अक्टूबर को इस बार अभी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। इसके अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। सबकी थीम राइट साइड में लिखी है, वीडियो को पॉज करके आप थीम भी पढ़ सकते हो, या फिर जब पीडीएफ दी जाती है तो वहां से भी आप ये सभी थीम वगैरह नोट डाउन कर लेना। थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में एस जयशंकर जी ने वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखो, एस जयशंकर साहब अभी वियतनाम के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, ये भारत के पहले नोबेल विजेता थे। भारत के ही नहीं, इवन ये एशिया के पहले नोबेल विजेता थे। तो इनकी वहां पर अभी प्रतिमा लगाई गई है, कहां पर? वियतनाम में।
देखिए कुछ इस प्रकार से इन्होंने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है वियतनाम में। आपको जान करके हैरानी होगी, वियतनाम में पाठ्य पुस्तकों में बच्चे पढ़ते हैं इनके बारे में, इनकी स्टोरीज के बारे में, और हम इंडियंस को भी बहुत सारे लोगों को इनके बारे में ज्यादा पता नहीं। भारत के भारत के ही नहीं सिर्फ बल्कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखने वाले गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये हैं भारत के और एशिया के सबसे पहले नोबेल विजेता। इन्हें साहित्य में नोबेल मिला था, कब मिला था? 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए, याद रखना। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शांति निकेतन के बारे में बताया था। शांति निकेतन, शांति निकेतन को जो है ये 41वां 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है अभी कुछ दिन पहले ही। 42वां होयसला मंदिरों को कर्नाटक का, और 41वां शांति निकेतन को। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने ही करी हुई थी, ठीक है। तो उसको अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अभी मैंने गांधी युग पर 2 वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको गांधी युग का पार्ट 1 में इनका अहम रोल बताया था कि इन्होंने कैसे गांधी जी को, मतलब गांधी जी के साथ मिल करके बहुत सारी चीजें की। गांधी जी को इन्होंने उपाधि दी, गांधी जी ने इनको उपाधि दी, ये लोग मिल करके मूवमेंट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी युग का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको स्वतंत्रता संग्राम का पूरा पूरा सार मिल जाएगा। तो जिनका भी नियरेस्ट एग्जाम लगा हुआ है ना, वो 2 वीडियो से ही समझ लो आधुनिक भारत 50 से 60% अपना तैयार कर लेंगे, केवल 2 वीडियो से। तो आप लोग गांधी युग पर जो वीडियो आई है उसको जरूर देखिए। फिलहाल यहाँ पर वियतनाम के बाकनिन में ये अभी प्रतिमा लगाई गई है वियतनाम में। अच्छा, इनका गीतांजलि का वियतनामी में भी अनुवाद हो चुका है, 2001 में इन्होंने अनुवाद करवाया था वियतनाम के लोगों ने, और वहां पर पढ़ा जाता है। इसके अलावा स्कूलों में भी, पाठ्यपुस्तकों में भी इनके नाम से चैप्टर है और बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर मतलब आप समझ सकते हो कि वहां पर इनका कितना सम्मान होता है। चलिए, अभी एक और यहीं से याद आ रहा है कि दोस्तों, भारत के संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा अभी यूएसए में लगाई गई है। चलिए, वियतनाम की बात आई है तो वियतनाम देख लेते हैं हम लोग है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में। तो आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप म्यांमार को क्रॉस करो, थाईलैंड को क्रॉस करो, लाओस को क्रॉस करो, उसके बाद ये एक देश दिखेगा वियतनाम। यहां से लेकर के ये जो है ये सब है वियतनाम। हनोई इसकी कैपिटल है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर? तो वियतनाम जो है ये इतना वाला हिस्सा है, बीच में इधर कंबोडिया मिल जाएगा और इधर आपको लाओस मिल जाएगा। ये सभी आसियान के सदस्य देश है, मतलब क्योंकि आप देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया है ये, मतलब साउथ एशिया में ईस्ट वाला, पूर्वी वाला हिस्सा है, इसीलिए साउथ ईस्ट एशियन देशों का ये संगठन है और 10 देश इसमें शामिल हैं, आप जानते हो। तो अगला देखते हैं, पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में पंजाब का एक गांव है नवापिंड सरदारा। नवापिंड सरदारा, ये जो गांव है ना, इसको अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया हुआ है। ये गांव की स्टोरी अद्भुत है। ये गांव को पर्यटन स्टेट का, पर्यटन विलेज का दर्जा देने का सबसे अहम योगदान जो जाता है वो 5 बहनों को जाता है। 5 बहनें जो कि अपने अपने प्रोफेशन में हालांकि लिप्त हैं, वो कोई उसमें अलग अलग पदों पर उसमें हैं, सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने गांव को भी एक ऊंचाइयों पर ले गई, एक नई पहचान पर ले गई, जिसमें उनके 2 कोठियां थी, जैसे कि एक कोठी पीपल हवेली, ये दोनों जो पैतृक आवास थे इनके, इनको उन्होंने डेवलप किया, संरक्षित किया अच्छे तरीके से। उसके बाद लगातार इनके प्रयास ऐसे जारी रहे, जो भी इनके स्टेप होते थे। उसके बाद इनको चुना गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। ये 5 बहनें जो हैं ये संघा बहनों के नाम से मशहूर हैं, 5 संघा बहनें। तो वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। फिलहाल कोठी और पीपल हवेली जो है 140 साल पहले निर्मित की गई थी, ये यहीं पर स्थित है इसी गांव में। तो आपसे पूछा क्या जाएगा वन लाइनर के रूप में कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बताइए किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव चुना है? तो नवापिंड सरदारा गांव, केवल इतना ही याद रखना है बस। आगे पंजाब अगर देखना चाहोगे आप, पंजाब आप देखोगे यहाँ पर है पंजाब, ठीक है। पंजाब के सीएम है भगवंत मान, आप आम आदमी पार्टी से, चंडीगढ़ राजधानी होती है। यहाँ के गवर्नर है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित जी। 23 जिले हैं, 117 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट जाती है। ये अपना बॉर्डर जम्मू कश्मीर से लगाता है, हिमाचल प्रदेश से लगाता है, हरियाणा से और राजस्थान से लगाता है। इसके अलावा यहीं पर हरिके झील है, हरिके वन जीव अभ्यारण्य है, हरिके नाम से, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे आपसे। झज्जर बछोली राष्ट्रीय उद्यान है, वीर मोती बाग वन जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा कांजी झील है, सुखना लेक है, भांगड़ा, धूमल, गिद्धा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड शुरू किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया है।
शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि ये है क्या। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी मतलब पूरे देश का एक ही आईडी होगा। जैसे जैसे आप वन नेशन वन आईडी कार्ड अपना आधार कार्ड समझते हो कि एक आधार कार्ड है, मतलब देश भर में पूरा काम करेगा, एक ही आपका पहचान जो है वो इनफ माना जाएगा। ऐसे ही अब छात्रों के लिए ये शुरू किया गया है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, एक स्टूडेंट की आईडी होगी। अच्छा, इसका नाम दिया गया है अपार, अपार आईडी इसको नाम दिया गया है। अपार आईडी का फुल फॉर्म, अपार का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो इसमें आपको रजिस्टर करना होगा और आप जो है ये लाइफ टाइम के लिए ये वाला बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि छात्रों के लिए डिग्री हुआ या स्कॉलरशिप हुआ, अवार्ड लेना हुआ या कोई और भी क्रेडिट सुविधाएं हुई, वो आसानी से मिल जाया करेगी इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि सारी डिटेल्स इसमें रहेगी। लोग फर्जी दस्तावेज या कहे फर्जी डिग्रियां या ये सब वाला चीज इसमें बंद हो जाएगा। तो आने वाला समय डिजिटल है, तो सबका डाटा इसके थ्रू स्टोर भी हो पाएगा और सरकार उसे कंट्रोल भी कर पाएगी। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है, ये नया कॉन्सेप्ट है। आगे आने वाले दिनों में इसका मतलब इतना भरपूर यूज होगा कि आम हो जाएगी ये बात, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आगे अब पिछले दिनों में भी कुछ पोर्टल और आए थे वेबसाइट चर्चे में, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सरपंच संवाद ऐप अभी असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया था। समुद्र ऐप ये इनक्वाइस ने नाविकों के लिए लॉन्च किया था। और फ्लड वॉच ऐप ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसके अलावा राजमार्ग यात्रा ऐप ये NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। मृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। और मोबाइल दोस्त ऐप ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। रिपोर्ट फिश डिसीज ये केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया। PCTS ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। और UPAG पोर्टल ये कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए लॉन्च किया गया। क्लियर। अगला, हाल ही में अक्टूबर 2023 में ही किसने इरेडा के वित्त निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों इरेडा, इरेडा के वित्त निदेशक नए बन गए हैं कौन, ये बन गए हैं BK मोहंती। BK मोहंती जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको इरेडा का नया प्रमुख बनाया गया है। इरेडा क्या है, इरेडा एक भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, मतलब इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरेडा समझ लो रीन्यूएबल डेवलपमेंट बहुत तेज बढ़ती हुई कंपनी है। आगे आने वाले टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बढ़ावा मिलने वाला है। जो लोग शेयर वगैरह में लगाना चाहते हो लगा सकते हो इसमें, ठीक है। क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी पर भारत बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है और सारे जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग लगभग इन्हीं को मिल रहे हैं। तो इस वजह से आगे बहुत सारी चीजें होंगी। फिलहाल BK मोहंती जी का 5 साल का कार्यकाल होगा। इरेडा की बात करें तो 1987 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके कौन है, चेयरमैन है प्रदीप कुमार दास, इनका नाम आपको याद रखना। ये वित्त निदेशक हैं, फाइनेंस डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, ये चेयरमैन है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि इसको अभी मिनी रत्न कैटेगरी B से मिनी रत्न कैटेगरी A का दर्जा मिला था, मतलब ये B से A में ये प्रमोट हुआ था। तो मिनी रत्न कंपनी है तो मतलब बड़ी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियुक्तियां जो अभी हुई हैं हाल फिलहाल में, जैसे VJ कुरियन को साउथ इंडियन बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल तरुण सोपती जी ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बनाए गए हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी ये BRO के नए महानिदेशक हैं, इनका नाम पूछा जाएगा आपसे। डॉक्टर दिनेश दास जी ये संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सदस्य हैं। KN शांता कुमार को PTI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन जो है ये ED के नए निदेशक बने हैं। और रजनीश कुमार जी ये बने हैं मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन। नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश नाम्बियार को और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सिंधु गंगाधरन को। ये चीजें याद हो जानी चाहिए, अब तो रोज रोज मैं आपको बताता हूँ, इसको याद कर लो, अच्छे से याद हो जाना चाहिए अब तक। चलिए आगे, किस राज्य के काजू कार्नेल को GI टैग दिया गया। तो देखो काजू कार्नेल ये है गोवा का प्रोडक्ट और इसको दिया गया है अभी GI टैग। काजू कार्नेल ये वहां का एक समझ लो कि यूनिक टाइप से उगाया जाने वाला ये काजू है। काजू तो पहली बात तो ये आया पुर्तगाल से, दूसरी बात गोवा में अभी भी बहुत ही यूनिक टाइप का काजू उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली जो थे वो लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक रहे थे, आजादी के बाद भी 10 साल तक, 10 साल से ज्यादा तक ये रहे थे यहाँ पर। तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इसे लाया था। तो फिलहाल यहाँ का जो ये काजू कार्नेल है ये एक खास अपनी भूमिका रखता है, अद्वितीय विशेषताएं रखता है, इसीलिए इसको दिया गया GI टैग। GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी एक जगह पर, किसी एक खास जगह पर ही उगाया जाता है और उसकी एक अद्वितीय विशेषता है,
तो फिर उसको जीआई टैग दिया जाता है, जिससे उसकी ब्रांडिंग बढ़ाई जा सके और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह रोकी जा सके। फिलहाल अगर हम लोग जीआई टैग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, गोवा के ही अभी गोवा बेबिंका और मनकुराड आम को भी जीआई टैग दिया गया था, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कुछ दिन पहले आपको याक चुरुपी के भी बारे में बताया गया था, अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, मुसुक बुच्ची चावल और राजौरी चिकन बुट क्राफ्ट, इन सबको भी दिया गया जीआई टैग। ये तीनों ही प्रोडक्ट, तीनों चारों पांचों प्रोडक्ट जो हैं ये हैं जम्मू कश्मीर के। जलेसर धातु शिल्प ये यूपी का है, इसको दिया गया जीआई टैग। और बीकानेर कासितकारी शिल्प, उस्ताकला शिल्प और कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट उदयपुर का, इन तीनों को, ये तीनों प्रोडक्ट हैं राजस्थान के, इनको भी दिया गया जीआई टैग। और उड़ीसा के रायगढ़ा सॉल और काला जीरा चावल को भी दिया गया जीआई टैग। ये कुछ रीसेंट मोस्ट हैं जीआई टैग। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यूपी पेट वालों के लिए मैराथन की बहुत डिमांड आ रही है। मैं 3 सब्जेक्ट का कोशिश करूंगा कि 3 क्लास में 3 मैराथन लेकर के, इतिहास, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो जो चैप्टर है उनका एक मैराथन एक एक लूंगा, ठीक है। तो आने वाले दिनों में वो मिलेगा। और करंट अफेयर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं वो उस धारणा में नहीं बिलीव करता कि बुक का कवर बदल दो, अंदर का कंटेंट वही रखो, बार बार उसको पेश करते रहो। तो करंट अफेयर के लिए मैंने मैराथन करा रखी है ऑलरेडी 15 एपिसोड में। तो आप चाहे पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वही 15 वीडियो आप अगर देख लोगे, 15 क्लास देख लोगे, उसकी प्लेलिस्ट अभी हुई है, अभी रिसेंटली मैंने कराया था उसको, ठीक है। तो उसको अगर देख लोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके लिए नहीं कि मैं पेट के लिए अलग से आपको कराऊं, जिसे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पेट का एग्जाम है उसमें अलग से करंट अफेयर करा दीजिए, कि अलग से क्या मतलब, करंट अफेयर का मेरे पास कंटेंट भी वही है और करंट अफेयर का क्वेश्चन भी वही हुआ है ना, जनवरी से लेकर के अभी तक में। तो मैं कौन सा अलग से आपको दे दूंगा, बस वही होगा कि थंबनेल चेंज करके वही चीज फिर पेश करना होगा। अब आप जैसा कहो, और मेरे पास उतना समय नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी बड़ी टीम है कि मैं अलग अलग टीचर को बार बार वही चीज रिपीट करवाता रहूं, कोई फायदा नहीं उससे। फायदा आप लेना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो। देखो अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, सारा कुछ आपको आधे दाम पर मिल रहा है। जीएस सफलता बैच जो 999 में था, वो आपको 499 में मिल रहा है। बिहार एसएससी फुल बैच 499 में जो था, वो आपको 249 में मात्र मिल रहा है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। यूपी पुलिस का बैच जो 599 में था, ये 399 में आपको मिल रहा है। सभी मंथली ई बुक्स, ये तो मतलब इसको तो आपको सबको जरूर लेना चाहिए, सबको जरूर लेना चाहिए। बाकी सभी प्लेटफॉर्म पर 29 रुपए से 49 रुपए, 59 रुपए तक मिल रहे हैं ई बुक्स। आप जाकर मंथली ई बुक मात्र और मात्र 10 रुपए में अभी के टाइम पर ले सकते हो। और यकीन मानो कि आप यहाँ की ई बुक लेना और कहीं का भी जाकर के ई बुक ले लेना, एक बार ले लेना, उसके बाद फिर मिला लेना, ठीक है। ये मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको क्वालिटी में समझ लो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। यहाँ पर 74 रुपए में जनवरी से सितंबर तक की ई बुक मिल रही है, जो कि 149 रुपए प्राइस है। इन सब का आप फायदा उठा सकते हो, और ये बस लिमिटेड टाइम ही और बचा हुआ है नवरात्रि ऑफर का। तो आप इसका फायदा उठाइए, जब भी ये ऐसे कुछ ऑफर आए लपक लिया करो। दुर्गा 50 कूपन कोड यूज करो एमजेटी ऐप पर जाकर। बिहार एसएससी का भी बैच आ चुका है, कल उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तो कल से क्लासेस चल रही हैं, जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। डेमो जिनको लेना है, डेमो भी आगे है, डेमो क्लास भी जाकर के ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल का निधन हो गया, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका था? तो दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यसभा के मेंबर रहे, यानी कि सांसद भी रहे भारत के, एमएस गिल, इनका अभी निधन हो गया है। इन्हें दोस्तों मिल चुका था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका था, और इनका अभी निधन हो गया है। एमएस गिल ये हैं, बहुत ही बड़े थिंक टैंक माने जाते थे और काफी अच्छी पहुंच थी इनकी सरकार में। मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। इन्होंने अपने मुख्य चुनाव आयुक्त के होने के दौरान 11वें राष्ट्रपति का चुनाव किया। 11वें राष्ट्रपति कौन थे, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, वैसे मैंने कल बताया था आपको। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के भी चुनाव इन्होंने किए। 20 से ज्यादा राज्यों के चुनाव इनके टाइम पीरियड में हुए। तो आप समझ सकते हो कितना लंबा कार्यकाल रहा। इन्होंने सरकार में भी बहुत सारे पदों पर भूमिका निभाई। इसके बाद ये बाद में राज्यसभा की सीट पाए कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। फिर इनको सन 2000 में पद्म विभूषण से, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया। तो मनोहर सिंह गिल या कहें एमएस गिल, इनका निधन हो गया है। आगे, अच्छा, इनकी पुस्तक याद रखिएगा, ये पुस्तक भी है, पुस्तक एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स, ये है इनकी बुक का नाम। अगला, भारत ने किस वर्ष में ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की? तो दोस्तों, पीएम मोदी जी ने बिल्कुल कह ही दिया, क्लियर कर ही दिया कि हम लोग 2036 का जो ओलंपिक होने वाला है, उसकी
उसकी मेजबानी खुद पाने के लिए दावेदारी पेश करेंगे। एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है, बिडिंग होती है, और उस बिडिंग में जो जीतता है वो ही मेजबानी करता है, और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया लाइक आपके स्टेडियम वगैरह बनवाने होते हैं। अगर आपको याद होगा, जो लोग रेगुलर होंगे, मात्र अभी 10 से 15 दिन पहले मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि भारत में ही हो ओलंपिक, क्योंकि भारत जो है इसके प्रति लगातार हाइप देखने को मिल रहा था, भारत की जनता की तरफ से भी और सरकार से भी थोड़ा मोड़ा ऐसा मिल रहा था। तो देखो यहाँ पर खुल के ही इन्होंने कर दिया कि हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली इन्होंने इन्हीं वर्डों का यूज किया कि हम लोग 2036 की मेजबानी कराने के लिए भारत में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, यानी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो कोई कसर ना छोड़ने का मतलब हम लोग स्टेडियम्स को उस लेवल में बनाएंगे। इसके अलावा अगर मान लो वहां बिडिंग प्रक्रिया में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है तो वो भी खर्च करेंगे। हर प्रकार का जो चीजें होगा वो करेंगे, लेकिन हम लोग ओलंपिक ले आएंगे अपने देश में मेजबानी कराने। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, तो भाई 2036 वाला क्यों और पहले वाला क्यों नहीं? तो देखो, 2-3 इवेंट का पहले से ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि समय देना पड़ता है भाई उस देश को प्रिपरेशन करने का, वहां व्यवस्थाएं वैसे करने की। तो 2032 तक ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, 4-4 साल पर होता है। 2024 का, 2028 का और 2032 तक का ये फिक्स हो चुका है। 2024 का होगा पेरिस में, 2028 का होगा लॉस एंजल्स में, 2032 का होगा ब्रिस्बेन में। तो अब 2036 वाला जो है वो अगला संशय में है, तो उसकी बिडिंग प्रक्रिया कराई जानी है। तो जब 2024 का हो रहा होगा पेरिस ओलंपिक, उसी टाइम पर उसकी भी बिडिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे जब टोक्यो ओलंपिक चल रहा था तब मैंने बताया था कि ब्रिस्बेन वाला जब चर्चा में आया था तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिस्बेन में अब 2032 वाला कराया जाएगा। ऐसे ही जब 2024 वाला होगा तो 2036 वाला अनाउंस होगा, तो उसके लिए बिडिंग प्रक्रिया होगी। सभी देश दावेदारी पेश करेंगे जिनको जिनको कराना होगा। इंडिया भी उसमें दावेदारी पेश करेगा। तो इंडिया पहली बार ऐसा होगा जब दावेदारी पेश करेगा। ये सब बातें कब हुई, कहाँ हुई? तो दोस्तों मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी 141वें सेशन की मीटिंग हुई, यानी सत्र बुलाया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही वो संस्था है जो ओलंपिक्स कराती है। आपको ये भी बताया गया है कि इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी, और 2 साल बाद ही इन्होंने पहला ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक करा दिया था। तो उसी की मीटिंग्स होती है जगह जगह पर। भारत में 1983 में हुई थी लास्ट बार, और अभी दूसरी भारत में हो रही है मीटिंग। तो अब इसी मीटिंग्स में इन्होंने ये घोषणा की है। पीएम मोदी जी का भाषण आया और उसके बाद इनका भी भाषण आया, और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या यहाँ तक याद रखना है, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र आयोजित किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल, ये सब ना पूछा जाए, सिर्फ यही पूछ लिया जाए 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र कहाँ आयोजित हुआ, तब आप बताएंगे मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। कई बार क्या होता है, मैं एक्सप्लेनेशन में चीजें रखा रहता हूँ, अलग से वो क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अलग से उसको क्वेश्चन लेना था। नहीं, देखो, जब यहाँ पर आपको बता दिया गया है पूरी डिटेल्स, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ से भी पढ़ो। बहुत सारे लोग वन लाइनर के चक्कर में रहते हैं, केवल वन लाइनर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। आप डिटेल्स लेकर चलो, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का। तो फिलहाल भारत दूसरी बार ये कर रहा है मेजबानी, पहली बार 1983 में किया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख जी। चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट समेत कुल कितने खेलों को शामिल किया है? अब देखो, ये भी क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था कि हो सकता है कि क्रिकेट शामिल कर लिया जाए, इस पर चर्चाएं चल रही है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ओलंपिक जो है ये क्रिकेट का भी आयोजन कराएगा। तो क्रिकेट समेत 5 खेलों का, टोटल 5 गेम्स को ऐड किया गया है। हर बार कुछ न कुछ नए गेम ऐड किए जाते हैं। इस बार वाला जो 2028 वाला जो गेम होगा उसमें 5 नए खेल ऐड किए जाएंगे। इन 5 खेलों में क्रिकेट भी एक शामिल होगा। और थॉमस बाख ने बाकायदे विराट कोहली की खूब तारीफ भी की, और पूरी मीडिया में कल छाया रहा यही कि विराट कोहली की वजह से 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट शामिल किया जा रहा है। कारण ये था कि इनके फैन फॉलोअर बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। 128 साल का बाद का मतलब हुआ कि 1900 में, सन 1900 में ओलंपिक्स में खेला गया था मैच, क्रिकेट कराया गया था। लेकिन लास्ट बार जब कराया गया था तो वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कराया गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक ही मैच हुआ था। इंग्लैंड को, मतलब इंग्लैंड जीत गया था, उसमें विजेता नहीं कहेंगे, घोषित हुआ, इंग्लैंड जीत गया था। फ्रांस की टीम भी अब नहीं है। तो ये जो टोटल गेम है उसको देख लीजिए कौन कौन शामिल हो रहे हैं। एक बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल है,
एक है लैक्रोस, एक है क्रिकेट और है स्क्वाश और पांचवा है फ्लैग फुटबॉल। तो ये 5 गेम जो है ये शामिल की जाएंगी। यहाँ हिंदी में मैंने लिख रखा है, इसको देख सकते हो आप। जियो वर्ल्ड सेंटर में ये सारी चीजें हुई। तो 2028 वाले में शामिल किया जाएगा, 2024 वाले में नहीं। अगेन 2024 वाला सब कुछ फिक्स हो चुका है, सारा कुछ फाइनल हो गया है। तो अब उसमें जो जो खेलना होना है उसका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, क्योंकि भाई जब टीम हिस्सा लेने जा रही है तो उसको तैयारी करने का भी मौका देना पड़ेगा ना। तो अब 2028 में है क्रिकेट, हो सकता है अपने पास एक मेडल और आ जाए, गोल्ड। ठीक है, 2024 वाला होगा पेरिस में और 2028 वाला होगा लॉस एंजल्स में, ये 34वां होगा। इसके अलावा 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में, और 2036 वाला ही संशय बरकरार है, जिसकी बिडिंग प्रक्रिया अभी चलनी है। ठीक है, 2036 का। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर अगर हम लोग ओलंपिक्स की मेडल की बात करते हैं तो हम लोगों ने जो 2020 वाला हुआ था ना, उसमें जीते थे 7 मेडल। 7 मेडल में एक तो गोल्ड आया था और उसके बाद 2 आया था सिल्वर अपना, और 4 आया था ब्रॉन्ज मेडल। एक गोल्ड आया था नीरज चोपड़ा का, 2 सिल्वर में अगर बात करें तो रवि दहिया, और रवि दहिया के अलावा मीराबाई चानू, 2 सिल्वर आया था। 4 ब्रॉन्ज में बात करें तो एक तो हॉकी टीम जो मेंस वाली है उसको मिला था ब्रॉन्ज, एक मिला था लवलीना बोरगोहेन को ब्रॉन्ज, एक पीवी सिंधु ने जीता था ब्रॉन्ज, और एक बजरंग पूनिया ने जीता था ब्रॉन्ज। तो 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और एक गोल्ड आया था। हम लोग 48वें स्थान पर थे टेबल में। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, ये वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिए हैं। एक्चुअली में अभी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में, वहीं पर इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ नई दिल्ली में। अच्छा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा हर साल दिया जाता है। 1 लाख का प्राइज मनी होता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इस बार भी दिया गया। अब बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, कई कैटेगरी में होते हैं, तो उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस यही पूछा जाएगा कि कौन दिया और कब दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बौद्धिक संपदा की बात आ रही है तो बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इंडेक्स आया था ना, आईपी इंडेक्स, आईपी इंडेक्स में हम लोग कहां पर हैं? आईपी इंडेक्स में हम लोग हैं 42वें स्थान पर। और इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो उसमें हम लोग 40वें स्थान पर हैं। तो 40वें में ग्लोबल इनोवेशन यानी कि नवाचार सूचकांक में, बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम लोग हैं 42वें स्थान पर। तो दोनों ही याद रखना आपको। ठीक है, अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नवरात्रि ऑफर का आप लोग सभी लोग फायदा उठाइए, और इसके अलावा एमजेटी ऐप पर इसकी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब मिल रही है, उसको लीजिए। व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, दिन भर उसमें कुछ ना कुछ नए नए अपडेट्स या फिर जो भी जरूरी जानकारियां आपके लिए होती हैं, रिवीजन कई कई बार क्या होता है, ये जो रिवीजन वाला पेज रहता है वो मैं भेज देता हूँ। तो वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे पहले ही पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। बाकी टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है। कल मैंने पूछा था लद्दाख में मनाए जाने वाले महोत्सव कौन सा महोत्सव है जिसका मुख्य आकर्षण केंद्र मुखौटा नृत्य है? तो वो है जांस्कर महोत्सव। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1999 से हुई थी। आज आपको बताना है भारत ने नेट शून्य होने के लिए लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? चाइना का भी बता देना, अमेरिका का बता देना, जापान का बता देना। ठीक है, चलो इसके अलावा कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक है, बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में। पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।